सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम एक बेहद संवेदनशील विषय पर बात कर रहे हैं। एक ऐसा विषय जो हम सब के लिए परेशानी का सबब है, एक ऐसा विषय जो आजादी के अमृत काल में चर्चा का विषय नहीं बनना चाहिए था। देश अपनी आजादी के 75 साल पूरे कर चुका है। हम इस बात पर गौरवान्वित हैं कि इन 75 साल में हमने लोकतंत्र के संदर्भ में नए प्रतिमानों को दुनिया के सामने रखा। अब ऐसे लोकतंत्र जिस पर हम गर्व करते हैं उस पर सवाल उठ रहे हैं, और वो सवाल उठ रहे हैं राज्यपाल की भूमिका को लेकर। वही हमारा आज का विषय। हमारा विषय है आज राजभवन, संवैधानिक जिम्मेदारी या सियासी हथियार। संदर्भ यह है कि देश में जिस प्रकार से संविधान को बनाया गया उसके अंतर्गत राष्ट्रपति को देश के संदर्भ में और राज्यपाल को राज्यों के संदर्भ में संवैधानिक प्रमुख के तौर पर प्रस्तुत किया गया। वास्तविक सत्ता तो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के हाथ में नहीं होती है, लेकिन जो भी कामकाज चलता है वो राष्ट्रपति के नाम से देश में संचालित होता है। कमोबेश वही स्थिति राज्य के संदर्भ में है। राज्यपाल के नाम से चुनी हुई सरकार के द्वारा राज्य हित में, जनहित में कार्य लेने की उम्मीद संविधान निर्माताओं के द्वारा की गई। यह सिलसिला लगातार चलता रहा, लेकिन समय समय पर राज्यपालों की भूमिका को लेकर सवाल उठते रहे। पिछले कुछ समय से ये सवाल बहुत ज्यादा उठ रहे हैं, और आज हम इस विषय पर बात करने के लिए जो मजबूर हैं वो तमिलनाडु के घटनाक्रम को लेकर है। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं रवि जी। रवि जी तमिलनाडु विधानसभा के संदर्भ में अभिभाषण देने के लिए गए थे। उस अभिभाषण के दौरान जो कुछ भी घटित हुआ उसने हमें यह कार्यक्रम करने के लिए बाध्य कर दिया। अमूल परंपरा यह है कि हर वर्ष जब शुरू होता है तो उसके पहले सत्र के अंतर्गत राज्यपाल का अभिभाषण विधानसभा में होता है, और उस अभिभाषण को जो पढ़ा जाता है वो वस्तुतः राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित होता है। उसमें किसी प्रकार की काट छांट होती नहीं और उसके द्वारा वो प्रस्तुत किया जाता है। वर्षों से हम इस दृश्य को देखते हुए आ रहे हैं, पर तमिलनाडु में कुछ अलग हुआ। राज्यपाल ने न केवल उस पारित प्रारूप को बदल दिया, उसके कुछ हिस्सों को पढ़ने से इंकार कर दिया, वहीं अपने मन से भी कई बातों को कह दिया, और कहते कहते वो यहां तक भी आ गए कि उन्होंने तमिलनाडु राज्य का नाम बदलने तक की बात अपने भाषण में कही। नतीजा यह हुआ कि सत्तारूढ़ दल अर्थात द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने इसका विरोध कर दिया। उनकी मौजूदगी में ही राज्य के मुख्यमंत्री ने निंदा प्रस्ताव तक प्रस्तुत कर दिया। तनातनी इतनी हुई कि राज्यपाल सदन छोड़कर चले गए, और बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने व्यवस्था यह दी कि हम इस सदन में जो प्रारूप मंत्रिमंडल ने पारित किया था उसको ही पढ़ा हुआ मानेंगे। राज्यपाल ने जो कुछ बोला है उसे कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति निर्मित हुई। राज्य के संवैधानिक प्रमुख के साथ में ये व्यवहार है या राज्य के संवैधानिक प्रमुख के द्वारा ये व्यवहार है? देखिए, ये मसला केवल तमिलनाडु के संदर्भ में नहीं है। पिछले कुछ समय में देखिए ये घटनाक्रम हमें हर तरफ से सुनाई दे रहे हैं। केरल के संदर्भ में आरिफ मोहम्मद खान की भूमिका को लेकर भी ऐसे सवाल आते हैं। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अनुसुईया उइके के साथ में भूपेश बघेल का टकराव हम देख रहे हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री है उनका रमेश बैस के साथ टकराव चल रहा है। अगर हम तेलंगाना के संदर्भ में बात करें तो वहां पर भी यही दृश्य है। कहने का आशय ये कि केंद्र में जो दल सत्तारूढ़ है उससे विरोध रखने वाली उसकी प्रतिद्वंदी राजनीतिक पार्टियां जिन जिन राज्यों में सत्ता में हैं वो राज्यपाल के साथ टकराव की भूमिका में है। संविधान पढ़ते समय बच्चों को यह पढ़ाया जाता है कि राज्यपाल की भूमिका केंद्र और राज्य के बीच में सेतु के तौर पर होती है, पर व्यवहार में हम देख रहे हैं कि वह रोड़े के तौर पर काम कर रहा है। अब वो रोड़ा जानबूझकर राज्य सरकार अपने तौर तरीकों से पैदा कर रही है या राज्यपाल केंद्र के इशारे पर इस प्रकार से काम करते हैं, ये सवाल है। दिल्ली के संदर्भ में तो कहना ही क्या है, अरविंद केजरीवाल और वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर के झगड़े तो दुनिया में सुर्खियों में रहते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये टकराव, ये तनातनी, ये खींचतान लोकतंत्र को मजबूत कर रही है या लोकतंत्र की जड़ों में मट्ठा डाल रही है। क्या अब समय इस बात का आ गया कि देश में केवल एक दल की ही सरकार होगी और जिस दल के प्रति देश की जनता अपना मत व्यक्त करती है बाकी राज्यों में भी उसी की सरकार की व्यवस्था बनाई जाए? इस प्रकार के भी कुछ सिद्धांत दुनिया के तमाम देशों में हैं। तो क्या भारत में 75 साल पूरे होने पर आजादी के बाद एक नए सिरे से व्यवस्था बनाने की जरूरत है? इस पर हम बात करेंगे। या इन हालातों में बदलाव के लिए जिम्मेदार लोग कोई पहल करेंगे, इसे समझने की जरूरत है। हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 विद्वान पैनलिस्ट मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और देश के सम्मुख इस नाजुक मसले पर ईमानदारी से कुछ विमर्श करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ है। उन्होंने ये कहा कि संविधान केवल राज्य के अंगों जैसे कि विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका को प्रदान कर सकता है।
जिन कारकों पर राज्य के उन अंगों का काम करना निर्भर करता है वे लोग और राजनीतिक दल हैं जो अपनी इच्छा और अपनी राजनीति को पूरा करने के लिए अपने उपकरणों के रूप में इन्हें स्थापित करेंगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत स्पष्ट तौर पर बता दिया था कि संविधान ने अपनी तरफ से व्यवस्था बना दी है, पर जो लोग सत्ता में रहेंगे वो इन व्यवस्थाओं का किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे यह उन पर निर्भर करता है। अब जो कुछ हो रहा है वो कितना सही और कितना गलत, इसी पर हम बात करते हैं, उसी पर आप भी अपना ध्यान लगाइए। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे जी मौजूद हैं। देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल की ओर से नजरिया रखने के लिए हमारे साथ में विद्वान पैनलिस्ट सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जाने माने कम्युनिस्ट नेता बादल सरोज जी, जिनके विचारवान होने को लेकर किसी को संदेह नहीं, वो भी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। और इन सबके बीच में संविधान विशेषज्ञ के तौर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव देवेंद्र वर्मा जी भी हमारे साथ हैं। आप चारों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत प्रेम प्रकाश पांडे जी से ही करते हैं। उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि ये राज्यपाल के तौर पर जो भूमिका देश में दिखाई जा रही है, क्या ये लोकतंत्र की जड़ों में पानी डाल रही है या मठा डालने का काम कर रही है। जो कुछ तमिलनाडु विधानसभा में हुआ उसमें गलत कौन है? क्या राज्यपाल ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए इस प्रकार का काम किया, या कुल मिलाकर चूंकि वहां पर एक भाजपा विरोधी सरकार है, केंद्र सरकार विरोधी सरकार है, इसलिए उस सरकार को परेशान करने की नीयत से यह सब किया गया? सीधा सवाल है प्रेम प्रकाश जी, उत्तर भी आपसे सीधे की उम्मीद करते हैं। नहीं, मैं जहाँ तक तमिलनाडु में जो हुआ समाचार पत्रों के ही माध्यम से हम लोग जान पाए हैं, लेकिन आपने पहले ही कहा कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि संविधान बन गया है, राज्य विधानमंडल बन गया है और सारे जो हाउसेज हैं, गवर्नर हाउस है, सब जो बने हैं, इन सब का इस्तेमाल मतलब स्थापित करने के लिए जो राजनीतिक दल होंगे वे अपने कार्यों के माध्यम से करेंगे जी। और राज्यपाल के भूमिका पर आज ही नहीं, समय समय पे बहुत पहले लगते रहे हैं। पहले तो 356 का इतना दुरुपयोग होता था, तो उस समय भी लगता था, और समय समय पर हर राजनीतिक दल अपनी अपनी सुविधानुसार उस पर आरोप भी लगाता है और समर्थन भी करता है जी। कहीं कहीं किसी इश्यूज पर बात होती है। जहां तक सामान्य प्रक्रिया की बात है तो बिल्कुल ये नियम है कि जो कैबिनेट द्वारा पारित होगा उसे ही राज्यपाल महोदय को पढ़ना है और उसमें कोई अन्य नहीं पढ़ना है। लेकिन दूसरा भी कि अगर राज्यपाल ने नहीं पढ़ा तो उसके बाद प्रस्ताव पारित हो जाना, फिर विधानसभा अध्यक्ष को ये कहना कि उन्होंने जो नहीं पढ़ा वो भी मान्य होगा लिखा हुआ, तो इसलिए ये टकराहट वाली स्थितियां जो पैदा होती है। जहां तक रही आपने छत्तीसगढ़ का भी उल्लेख किया, तो छत्तीसगढ़ की बात एक देखिए विशेष विधेयक के आधार पर अभी जो परिस्थिति बनी है, अब उसमें बहुत साफ तौर पर कि हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया था और उस निर्णय के 2.5 महीने बाद सरकार जो है राजनीतिक लाभ लेने की नीयत से एकदम जल्दीबाजी में उसको कहीं भी कोई संवैधानिक दृष्टि से कितना सही है गलत है, यहां तक कि लॉ डिपार्टमेंट का भेंट भी नहीं हुआ, अभिमत नहीं हुआ, क्योंकि विधानसभा की कार्रवाई में जब थोड़ा विषयांतर हो जाएगा। पर आपने जब उल्लेख कर दिया है, आप इस कार्यक्रम में आराम से बोल रहे हैं कि वो वेट भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, पर हमारी जानकारी है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो विधेयक पारित हुआ वो सर्वसम्मत हुआ। सर्वसम्मत का आशय ये कि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदगी में उस विधेयक को अनुमोदित किया गया, जिसे राज्यपाल ने रोका हुआ है। एक विषय, लेकिन अभी हम मूल विषय पर रहते हैं ना, जिस पर हम आज बात कर रहे हैं। तमिलनाडु में माननीय राज्यपाल मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित अभिभाषण को पढ़ने से तो इंकार करते ही हैं, उसके विभिन्न हिस्सों को राज्य के जो प्रमुख स्थापित नेता रहे हैं उनके नामों का उल्लेख करने से इंकार करते हैं,
और साथ ही अपने मन से कई और बातों को भी बोलते हैं। आपके विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल की मिसालें दी जाती है प्रेम प्रकाश जी, थोड़ा जानना चाहता हूं इस मिसाल के संदर्भ में कुछ स्पष्ट कहिए ना, ये कितना लोकतंत्र को मजबूत करने वाला काम हुआ है? क्या इसी कार्य के लिए राज्यपाल के पद की व्यवस्था संविधान के अंतर्गत की गई है? क्या इन्हीं कार्यों के माध्यम से देश में संदेश दे रहे हैं, दुनिया में संदेश दे रहे हैं कि देखो हम लोकतंत्र को किस तरीके से मजबूत कर रहे हैं? थोड़ा इसमें खुलकर कहें प्रेम प्रकाश जी, आप जैसे व्यक्ति से ऐसी उम्मीद रहती है हमें। देखिए राज्य विधानसभा के में जो प्रतिवेदन, जो राज्यपाल का अभिभाषण होता है, वो कैबिनेट द्वारा पारित होता है और वो राज्यपाल के पास भी पहुंचता है जी। राज्यपाल के द्वारा अगर उस समय कोई उनको आपत्ति रही होगी और आपत्ति उन्होंने किया होगा और उसको अगर नहीं मंत्रिमंडल माना तो भी संविधान में ये है कि जो मंत्रिमंडल द्वारा पारित है उसको पढ़ना है, ये तो मैं बिल्कुल मान रहा हूं। लेकिन सिर्फ अगर उन्होंने नहीं पढ़ा तो इसके बाद अगर विधानसभा अध्यक्ष भी ये बोल दे कि भाई जो नहीं पढ़ा गया वही मान्य होगा, तो मैं ऐसा मानता हूं, देखिए संविधान ने सबको अपने कर्तव्य निभाने के लिए दिया है, अधिकार भी दिया है। अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग अपनी अपनी जो अरे छोड़िए प्रेम प्रकाश जी, सीधी बात ये बताइए कि आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा क्या कि इस देश में किसी अन्य दल की सरकार कहीं पर भी रह जाए, अगर जनता आपके प्रति समर्थन व्यक्त नहीं करेगी तो क्या राज्यपाल के माध्यम से आप जनता को यह एहसास कराएंगे कि तुमने नहीं चाहा तो भी देखो सरकार हमारी रहेगी? सीधा सवाल बता दीजिए। केरल में भी ऐसे ही हो रहा है, झारखंड में भी ऐसे ही हो रहा है, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी ऐसे आरोप लग रहे हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये जितनी भी खबरें आ रही हैं, जितनी भी सुर्खियां बन रही है उन्हीं राज्यों से बन रही हैं जहां पर गैर भाजपा शासित सरकार राज्य में। थोड़ा इस पर बताएं ना। तो आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि राज्यपाल महोदय द्वारा विभिन्न जो संविधान के अंतर्गत उनको अधिकार मिले हुए हैं और उन कर्तव्यों का जब पालन कर रहे हैं तो वहां के मुख्यमंत्री और उन राजनीतिक विचारधारा के आधार पर राज्यपालों को और राजभवन को टारगेट भी कर रहे हैं जी। ये अपनी अपनी उनकी राजनीतिक ही है जी, क्योंकि जब अधिकारों की बात होगी तो अधिकार सबके पास है जी, और कर्तव्य भी है और सारे अधिकार संविधान में कर्तव्य पालन के लिए दिए गए हैं। आपने नाम ले दिया झारखंड का भी क्या है, आखिर झारखंड का भी जो मुद्दा है कि भाई उन्होंने अटॉर्नी जनरल के पास भेज दिया, वो आखिर रिजर्वेशंस के इशू हैं। रिजर्वेशन में ऑलरेडी इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिश है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो हाई कोर्ट से टर्न डाउन होने के बाद यहां पर लाया गया। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम तो कल भी रिजर्वेशन के पक्ष में थे, आज भी हैं। दूसरी बात, विधानसभाएं लोक भावनाओं के प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन संविधान की रक्षा करने के लिए संविधान प्रमुख के रूप में राज्यपाल हैं और वो उनकी ड्यूटी भी है। और मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलूंगा, उससे पहले एक विषय पर और टिप्पणी ले लेता हूं। ये कैसे संविधान के तहत दायित्वों का निर्वहन हो रहा है? माननीय रवि जी जो राज्यपाल है उन्होंने शपथ ली तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल के तौर पर और अपनी तरफ से जब पोंगल का आमंत्रण दे रहे हैं तो राज्य का नाम तमिलनाडु की जगह तमिजगम लिखकर आमंत्रण दे रहे हैं और बाद में बोल रहे हैं यह नाम ज्यादा उपयुक्त रहेगा। क्या वाकई इस देश के संविधान ने राज्यपाल को राज्यों का नाम बदलने का अधिकार दे रखा है? आप तो बड़े जानकार आदमी हैं संविधान विषय के संदर्भ में, विशेषज्ञ के तौर पर देवेंद्र वर्मा है, लेकिन आपके अनुभव के भी हम लोग कायल रहे हैं, थोड़ा बताइए ना। राज्यपाल को ये शक्तियां प्राप्त हैं कि वो राज्य का नाम भी बदल दे अपने आप? जी प्रेम प्रकाश जी। मैं ये मानता हूं, मैं तो यही बोल रहा हूं। आपने पूरे राज्यपालों की बात की, तब मैंने कहा कि राज्यपाल को पूरे संवैधानिक अधिकार है और उनको किसी नेता या किसी राजनीतिक दल के इशारे या सहारे की जरूरत नहीं है। उनका सहारा और उनका रक्षण करने के लिए संविधान है। प्रेम प्रकाश जी उलझन में है, असल में जो कुछ हो रहा है उसमें प्रेम प्रकाश जी भी बूझ रहे हैं क्या ऐसा है जिस संविधान के तहत जायज ठहरा दिया जाए। पर उन्होंने एक बड़े पते की बात कही कि भाई ये मसला कोई आज का थोड़ी है, कब से चला आ रहा है। और कब से चला आ रहा है मतलब कांग्रेस के समय से चला आ रहा है, कोई देश में सत्ता में तो कांग्रेस ही लंबे समय तक रही है।
तो सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलते हैं और सुरेंद्र राजपूत जी से जानने की कोशिश करते हैं कितने आप प्रसन्न है इस बात को देखकर कि आपकी परंपरा का कितना खूबसूरत तरीके से आगे भी निर्वहन हो रहा है। शिकायत रहती थी भाजपा को, अन्य विरोधी दलों को, कि कांग्रेस राज्यपाल के माध्यम से राज्यों में दखलंदाजी करती है। तो आपने जो परंपराएं स्थापित की थी, आपने जो मीनारें स्थापित की थी, उन मीनारों से वर्तमान सरकार कुछ और ऊंचे निकल गई कि अभी आपके स्तर तक पहुंचने में कहीं कोई कमी बाकी है सुरेंद्र जी, या आप खारिज करते हैं इन आरोपों को? हिमांशु भाई, सबसे पहले तो आप विदेश से लौट के आए, आपका स्वागत, अभिनंदन। और दूसरी बात यह है कि आपकी आवाज, मेरी आवाज मुझे खुद ही मिल रही, खैर हाँ अब बंद हो गई। 3-4 चीजें मैं आपसे बड़ी साफ साफ कह रहा हूं। पहली चीज तो मैं प्रेम प्रकाश जी का साधुवाद करूंगा कि कम से कम इन्होंने कुछ संवैधानिक बात करी। इन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य के मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव को, अनुमोदित भाषण को, अभिभाषण को ही पढ़ा जाना चाहिए। हम इतनी भी बात का इनका स्वागत करते हैं, कम से कम इन्होंने दलगत उससे उठ करके संवैधानिक बात करी, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से राज्यपालों को इस वक्त षड्यंत्र का, संविधान तोड़ने के षड्यंत्र का अड्डा बना रखा है, ऐसा कांग्रेस ने कभी नहीं किया। कांग्रेस ने कुछ कमियां करी, ऐसी तो बात नहीं कांग्रेस ने नहीं कमियां करी होंगी, बिल्कुल करी होंगी जब आप लोग कहते हो तो। लेकिन कांग्रेस की कमियों को शिखंडी बनाकर उनके पीछे कब तक छुपेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी या इनके नेता, ये एक बड़ा प्रश्न है। मान लीजिए कांग्रेस की उससे कोई कमी हुई तो उसको दूर करने के लिए तो आपको लाया गया है, ऐसा तो है नहीं कि उसको बढ़ाने के लिए लाया गया। अब आप 21वीं सदी में देखिए, पिछले 22 साल हो गए और 22 साल में 8 और 6 14 साल जो रहे, क्या नाम, सरकार रही भारतीय जनता पार्टी की। तो अब कम से कम ये तो नहीं आप कह सकते कि साहब हम नहीं रहे, हम ये रहा, हम वो रहा। आप जिस तरीके से संविधान को तोड़ मरोड़ रहे हैं, जिस तरीके से संवैधानिक परंपराओं को खत्म कर रहे हैं, इस देश में निश्चित तौर पर जिस दिन संविधान को आप तोड़े मरोड़ेंगे तो देश में एकता और अखंडता के ऊपर भी आप कहीं ना कहीं कुठाराघात कर रहे हैं और आपको इसका फल भुगतना पड़ेगा और आप ही की कमी का फल देश भी भुगतेगा। इस चीज को समझने वाली बात है। अब आप भगत सिंह कोश्यारी वाला देख लीजिए हिमांशु जी। अभी तमिलनाडु वाला तो आपने साफ साफ कहा राज्यपाल निर्लज्जता से काम कर रहे हैं, मेरा स्पष्ट आरोप है। एक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में राज्यपाल निर्लज्जता से संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं है, बहुत साफ बात है एकदम। अब आप दूसरा आप आइए महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी साहब का। सुबह सुबह 5 बजे, कोई लेना देना नहीं, कोई वो नहीं, 5 बजे शपथ दिला देते हैं साहब, क्या नाम उनको, अपना क्या नाम है जो भारतीय जनता पार्टी के समय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। 2 दिन बाद उन्हें फिर वो करना पड़ता है देवेंद्र फडणवीस को। उसके बाद आप आ जाइए उत्तरांचल के राज्यपाल पॉल साहब को, किस तरीके से वो तोड़ फोड़ को बढ़ावा देते। उसके बाद आप आ जाइए मणिपुर के राज्यपाल को भारतीय जनता पार्टी के मात्र 2 सदस्य सरकार उनकी बनवा देते हैं। उसके बाद आप आ जाइए गोवा के राज्यपाल को कि हम क्या नाम उनके मात्र 13 सदस्य सरकार उनकी बनवा देते। हम ये कह रहे हैं, हमारा कहना बहुत स्पष्ट है कि संविधान में संवैधानिक प्रमुख के पद पर अगर आप हैं तो आप संवैधानिक रूप से संरक्षण करने का काम कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर के काम मत कीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों सुप्रीम कोर्ट भी है यहां पर, देश में संविधान भी है यहां पे। हम इसमें नहीं डरने वाले आपसे कि आप ऐसा काम कर रहे हैं। चाहते भारतीय जनता पार्टी के लोग वही हैं जो आपने कहा, आपने स्पष्ट रूप से कहा कि साहब ये लोग एक दल का शासन चाहते हैं कि जिसकी केंद्र में सरकार हो वही सारे के सारे उसमें हो जाए। तो भाई आप संविधान बदलने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर इसमें आपको करारे प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा और पूरी देश की जनता आपके विरोध में खड़ी हो जाएगी। और मेरा सुरेश राजपूत जी एक सवाल है, राज्यपाल के संदर्भ में दृष्टिकोण क्या है? ये विरोधी दलों का रबर स्टांप है कि आप जो कुछ भी करेंगे उसका काम है डाकिए के तौर पर एक सील लगा देना। आपने पास किया कोई विधेयक और वो अनुमोदित कर दे। देश का कोर्ट आदेश देता है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। 58 आपने किया, इस आधार पर खारिज कर दिया कि वो 50 से अधिक नहीं होना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? आपने लेके 76 कर दिया और चाहते हैं कि राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर कर दे। जायज है, इसी के लिए राज्यपाल का पद होता है। अब मैं
अब आप बात तो सुन लीजिए ना, आपने बहुत अच्छा प्रश्न कर दिया। इस बात को, इस चीज को आइए, ये तमिलनाडु में 68% पहले से है ना आरक्षण, ऐसा तो है नहीं कि मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं। तीसरी चीज, आप विधेयक को लटकाइए मत, या तो आप विधेयक को पास कीजिए या विधेयक को रिजेक्ट कीजिए, या विधेयक को आप कहीं ना कहीं लॉ डिपार्टमेंट के जरिए आप हाई कोर्ट में चैलेंज करवा दीजिए। आप विधेयक को ऊपर बैठ करके अंडे तो मत दीजिए ना, सेकिए तो मत उसको, आप अनिश्चित काल के लिए उसको अपने पास रख लेते हैं। ये तो गलत बात है ना, ये परंपरा तो गलत। हम तो कहते हैं कि उसको डिस्पर्स कीजिए, वेदर यू आर, आप एग्री हैं तो आप कहिए एग्री हैं, आप अगर डिसएग्री है तो आप कहिए डिसएग्री हैं, आप कहिए कि केंद्र सरकार को मैं लॉ उसके लिए भेज रहा हूं, विधिक परीक्षण के लिए, आप स्वतंत्र हैं। आप कहिए मैं सुप्रीम कोर्ट विधिक फैसला परीक्षण के लिए लीजिए, ये भेज कौन रहा सा हूं, फैसला है कि आप स्वतंत्र उसे लेकर बैठ गए? ये सवाल सुरेंद्र राजपूत जी उठा रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी ये भी बात कह रहे हैं कि कुल मिलाकर साफ जाहिर हो रहा है कि आप देश में केवल एक दल की सरकार को बनाए रखना चाहते हैं और उसके लिए राज्यपाल के पद का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे जाना है बादल सरोज जी के पास में, लेकिन एक संक्षिप्त हस्तक्षेप लेता हूं प्रेम प्रकाश जी का। प्रेम प्रकाश जी को लग रहा है कि वो कुछ कह सकते हैं, सुनते हैं प्रेम प्रकाश जी। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जहां तक राज्यपाल का अधिकार है और कर्तव्य सब उसके पास है। अब ये अलग अलग घटनाओं का जिक्र किए। अब एक कोश्यारी जी का ले आए कि सवेरे सवेरे दिलवा दिया। भाई दिलवा दिया तो उसमें विधायक दल का नेता जो था और दूसरे दल के एनसीपी के अजीत पवार, इन्होंने चिट्ठी दिया था, वो निर्वाचित नेता थे। तो आप लोग आधे अधूरी बात को प्रस्तुत करते हो। अरे माफ कीजिए प्रेम प्रकाश जी, मतलब आप जैसे विद्वान व्यक्ति से ऐसी दलीलों की उम्मीद नहीं करते। ये सुबह 5 बजे शपथ, आपने भी इतना लंबा राजनीतिक जीवन जिया है, हमें बताओ ना कब कब सुबह 4 बजे और 5 बजे की शपथें हो कि आप साक्षी रहे, थोड़ा हमारा भी ज्ञानवर्धन हो जाए। हमने तो आज तक देखा है 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, ये सुबह 5 बजे कौन सी आफत आन पड़ी थी? अगर आप बचाव में तर्क ही दे रहे प्रेम प्रकाश जी, जरा बता दीजिए, हम भी जान ले। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि विभिन्न राजनीतिक दल के नहीं, उसमें अगर उन्होंने दिया तो उन्होंने शपथ दिलाई ना, लेकिन वो आधार तो था। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल के माध्यम से अपनी राजनीति कर रही है। संविधान के अंतर्गत जो जो है, अब यहां पर आप कांग्रेस के मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, आप विधेयक वहां से पारित होता है और मंत्रिमंडल के सदस्य लेके चले जाते हैं राजभवन की, भाई साइन कीजिए, साइन कीजिए। और बहुत विधेयक भी पहले से लंबित हैं। हम लोगों के समय भी 2004-05 के विधेयक वो महामहिम के पास में, राष्ट्रपति महोदय के पास लंबित है। ये विधेयक का परीक्षण करना, विधेयक को कब लौटाना, किसको देना, ये सब राज्यपाल का संवैधानिक अधिकार है और कर्तव्य है। विधानसभा तो विधेयक पारित कर सकता है लोक भावनाओं में, लेकिन संविधान के अंतर्गत है या नहीं, ये देखने का काम भी महामहिम राज्यपाल का है, इसलिए वहां बिठाए गए हैं। इसलिए हर मामले को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, मेरा इतना ही कहना। आपका इतना कहना है, पर आपके राज्यपाल तो कर ही रहे हैं ना। आप तमिलनाडु के संदर्भ में छोड़िए, तेलंगाना के संदर्भ में जाएं, टी सुंदरराजन है, वो टिप्पणी करते हैं जब भद्राचलम में बाढ़ आई हुई थी उस समय मुख्यमंत्री अपने बंगले में सो रहे थे। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पास में शब्द कम पड़ गए हैं जो राज्यपाल को उस भूमिका में आना पड़ रहा है? इन सवालों के घेरे में है केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी। प्रेम प्रकाश पांडे जी, बहरहाल मैं बादल सरोज जी के पास चलता हूं। तकरीबन 5 दशक से ज्यादा उनका तजुर्बा है देश की राजनीति के संदर्भ में। वर्तमान में जो कुछ चल रहा है उसे दलगत राजनीति से परे इस देश के एक विचारवान व्यक्तित्व के नाते बादल सरोज क्या सोचते हैं, जानने में हमारी दिलचस्पी है। बादल जी, कुछ रोशनी मिले देश के इस घटनाक्रम में माननीय राज्यपालों की भूमिका पर। देखिए, मैं 2 बातें पहले शुरू में कहना चाहता हूं। वो ये कि बिल्कुल सही बात कही गई है कि राजभवनों का इस देश में हमेशा बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया गया है और कांग्रेस ने इस मामले में रिकॉर्ड स्थापित किया था, धारा 356 का दुरुपयोग कर करके विपक्षी पार्टियों की सरकारों को भंग करने के मामले में। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि देश के सभी राजनीतिक दलों ने समय समय पर राजभवनों के इस तरीके के दुरुपयोग की आलोचना, भर्त्सना और निंदा की है। लेकिन जब जब उन्हें राज करने का मौका मिला है तब तब उन्होंने इसी काम को जारी रखा है। ये बहुत अजीब सी बात है। सरकारी आय कमीशन एक बना था, उस कमीशन के सामने
भारतीय जनता पार्टी का जो रिप्रेजेंटेशन था उस रिप्रेजेंटेशन को पढ़ा जा सकता है। जी। उसमें कमोवेश वो वही बात कर रहे हैं जो हिमांशु जी ने बोला है, लेकिन बाद में जब वो सरकार में आते हैं तो उसी तरीके का आचरण करते हैं। नंबर एक। इससे पहले कि मैं दूसरी बात बोलूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी ये मानती है कि ये पद ही अंग्रेजों की विरासत है। इस पद के भारत के संविधान के हिसाब से कोई औचित्य नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, इसलिए इसको आमतौर से अपने एजेंट के रूप में इस्तेमाल करती है। इसलिए इस एरावत को इंद्र राज में से अगर हटा दिया जाए तो कुछ खास बात नहीं होगी। जी। आपने बहुत सारे राज्यपालों की काम गिनाए, एक केरल में बैठे हुए आरिफ मोहम्मद खान साहब जी। ये जितने भी राजभवन है आज वो केंद्र सरकार में बैठी हुई सत्ता पार्टी के कार्यालयों में बदल गए और कई बार वो ज्यादा रिफाइंड तरीके से स्टेटमेंट देते हैं जितना उनकी भारतीय जनता पार्टी की राज्य कमेटियां नहीं दे पाती हैं, और इसकी जगह जो हो रहा है वो ज्यादा चिंताजनक है। जी। ये एक कटुता और तनाव फैल रहा है केंद्र और राज्यों के बीच में, और इससे थोड़ी बहुत टीआरपी मिल सकती है, थोड़ा बहुत तात्कालिक लाभ हो सकता है, लेकिन इससे राष्ट्रीय एकता को जबरदस्त नुकसान होता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। जी। जिस पैराग्राफ को उन्होंने पढ़ने से इनकार कर दिया उस पैराग्राफ में पेरियार का जिक्र था, डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र था, कामराज जी का जिक्र था, अन्ना दुरई साहब का जिक्र था, करुणानिधि का जिक्र था, इन लोगों का जिक्र था, और उसमें ये लिखा हुआ था कि ये जो द्रविड़ मॉडल का जो शासन चल रहा है तमिलनाडु में वो बहुत अच्छा है और तमिलनाडु एक शांति का स्वर्ग है वगैरह वगैरह वगैरह। हर राज्य सरकार इस तरीके के दावे करती है, उसमें ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं था, लेकिन चूंकि उन्हें राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप करना था, राजनीतिक रूप से एम्बेरस करना था गवर्नमेंट को, इसकी वजह से उन्होंने अपनी पद की गरिमा का भी बहुत उल्लंघन किया है। और दूसरा ये कि एक गलत तरीके का माहौल पैदा किया है, केवल तमिलनाडु में ही नहीं, आपने गिनाए हैं यहाँ पर बहुत सारे। और मुझे लगता है कि इन राज्यपालों के मामले में सरकारी आयोग ने जो रिकमेंडेशन की थी उस रिकमेंडेशन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जी। 83 में सरकारी आयोग बना था, क्योंकि 1975 से लेके 77 में जो इमरजेंसी लगी थी उसने इस देश के लोकतंत्र को रिविजिट करने का मौका दिया था, और उस वक्त उन्होंने ये कहा था, उन्होंने इस बात को दोहराया था। मुझे लगता है कि संविधान सभा की बहस को भी अगर थोड़ा सा रिविजिट कर ले, हमारे संविधान सभा की बहस के बाद जो आर्टिकल 1 हम लोगों ने मंजूर किया था उसमें हमने कहा था कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, हम राज्यों के गणराज्य हैं, और इसीलिए एक डिवीजन ऑफ वर्क है जिसमें राज्यों को क्या काम करना है, केंद्र सरकार को क्या काम करना है। और ये जो बार बार बात चल रही है ना कि राज्यपाल कोई समीक्षा करने के लिए नहीं बैठे हैं वहां, अगर राज्यपाल को कोई कानून ठीक नहीं लगता है तो वो उसको लौटा सकते हैं और दोबारा विधानसभा या राष्ट्रपति महोदय के मामले में लोकसभा दोबारा उसको पारित करके भेजती है, तो उनका काम है उस पर हस्ताक्षर करना, उसकी लीगल वैलिडिटी और सैंक्टिटी का आकलन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स बने हुए हैं। ये राज्यपाल महोदय का काम नहीं है, लेकिन वो एक काम पर कर रहे हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में 20 कानून जो विधानसभा पास कर चुकी है वो अभी तक राजभवन में पेंडिंग है। मैं एक कानून है उसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग पर रोक लगाना चाहते हैं। अब इसमें कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है? ऑनलाइन गैम्बलिंग रुकनी चाहिए, कोई राज्य अगर रोकना चाहता है तो दिक्कत क्या है? कुल मिलाकर बादल सरोज जी इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं कि ये जो राज्यपाल का पद है इस पद पर ही पुनर्विचार करने की जरूरत आन पड़ी है। विचार करे देश कि राज्यपाल के पद की हमें जरूरत भी है कि नहीं है, यहां तक बात पहुंच रही है। पर मेरे साथ में देवेंद्र वर्मा जी हैं, हम उनसे समझना चाहते हैं इस देश के संविधान के तहत शासन व्यवस्था चल रही है या नहीं। राज्यपाल जो कुछ कर रहे हैं क्या वो संविधान के तहत मिली हुई शक्तियों के अनुरूप कर रहे हैं या संविधानातर शक्तियों का उपयोग इसलिए कर रहे हैं कि उनके पास में संरक्षण है। राज्यपाल राज्य का नाम बदल देने का भी काम कर ले रहे हैं। बताया जाता है कि जो हैसियत राज्य में राज्यपाल की होती है देश में राष्ट्रपति की होती है। क्या राष्ट्रपति के संदर्भ में हम देश के संदर्भ में ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो भारत के संदर्भ में किसी और शब्द का इस्तेमाल करते हुए आमंत्रण दे? तो देवेंद्र वर्मा जी थोड़ा रोशनी दीजिए, जो कुछ चल रहा है सब कुछ देश के संविधान के अनुसार चल रहा है या संविधान से विपरीत कुछ और चल रहा है? देखिए,
राष्ट्रपति और राज्यपाल के पदों की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि राज्यपाल को बहुत अधिक अधिकार है, उनको स्वैच्छिक अधिकार भी हैं, जबकि राष्ट्रपति को ऐसे नहीं है। इसलिए हम राष्ट्रपति की जो व्यवस्था है, राज्यपाल की जो व्यवस्था है, ये डिफरेंट व्यवस्था है एकदम। जी। यहाँ राष्ट्रपति एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, राज्यपाल निर्वाचित व्यक्ति नहीं होता, वो नॉमिनेटेड व्यक्ति होता है। वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी होता है और संवैधानिक प्रमुख भी होता है। और प्रदेश की, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है, इसलिए प्रदेश की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के ऊपर निगाह भी रखता है और उसका प्रतिवेदन भी केंद्र सरकार को देता है, ताकि ये जो बॉन्डिंग है, हम जितने राज्यों से बने हुए हैं, ये सारे राज्य मिलकर जो हमारा एक देश बनाते हैं, उसके बीच में एक कोऑर्डिनेशन के लिए एक सेतु के तौर के ऊपर एक व्यक्ति कोई हो, वो होना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं इस मत से तो बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि गवर्नर का पद अब आवश्यक ही नहीं है, क्योंकि इसके संबंध में सरकारिया कमीशन और बहुत से 3-4 कमीशन इसके संबंध में चर्चा और विचार विमर्श कर चुके हैं, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा है कि गवर्नर का पद आवश्यक नहीं है। ये जरूर है कि कुछ उन्होंने सलाह दी है कि गवर्नर को कैसे काम करना चाहिए जी। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, जिस परिप्रेक्ष्य में आपने आज ये चर्चा रखी है, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा रखी है, इसमें अलग अलग केसेस हैं, इसलिए हम सबको ये नहीं कह सकते कि ये सारे के सारे केस जो हैं, ये सारे के सारे जो गवर्नर जो अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, वो संवैधानिक तौर पर कर रहे हैं या राजनीतिक तौर पर कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग इशू में अलग अलग बातें हैं। जहां तक सबसे पहले मैं तमिलनाडु की बात करूं, तो निश्चित तौर पर अब गवर्नर एड्रेस एक्चुअली होता क्या है? गवर्नर एड्रेस सरकार की नीतियों का एक दस्तावेज होता है, सरकार की उपलब्धियां भी उसमें होती हैं, और सरकार आगे आने वाले समय में क्या क्या विधेयक पारित करने वाली है, कौन से लॉ बनाने वाली है, ये सब होता है। आप यदि सन 68-70 के पहले के कार्यकाल के गवर्नर एड्रेस देखेंगे, तो उसमें आप ये पाएंगे कि उसमें ये लिखा रहता है कि हमारा अगले वर्ष हम कौन कौन से विधेयक लाने वाले हैं, हमारी योजना क्या है, हम कौन सी योजना अगले वर्ष ला। लेकिन इन दिनों अब ऐसा नहीं होता। अब गवर्नर एड्रेस का प्रारूप एकदम बदल गया है। गवर्नर एड्रेस केवल उपलब्धि हो या न हो, केवल अपनी सरकार की बड़ाई करने का राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक गवर्नर एड्रेस के माध्यम से भी अपनी राजनीति आकांक्षाओं की पूर्ति करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नर एड्रेस का निश्चित तौर पर शुरू से यह है कि वो एक नीतियों का, सरकार की नीति क्या होगी, आगे आने वाले वर्षों में सरकार क्या क्या करने वाली है, और सरकार की उपलब्धियां पिछले वर्ष में, इस गवर्नर एड्रेस और पिछले गवर्नर एड्रेस के बीच में क्या क्या रही, ये बताया जाता है। लेकिन अब आजकल बहुत सी ऐसी चीजें हो सकती है जिसके संबंध में हो सकता है कि गवर्नर का एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो कि नहीं, ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए। तो इसके संबंध में कोई ना कोई क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए मेरे मत में, कि गवर्नर एड्रेस में आखिर क्या क्या होना चाहिए। मान लीजिए कल को गवर्नर एड्रेस में, अभी तो उपलब्धियां बता रहे, कल को गवर्नर एड्रेस में यदि किसी व्यक्ति विशेष के संबंध में आलोचनात्मक बातें भी हो, तो क्या गवर्नर जो कि संवैधानिक प्रमुख है, संविधान की रक्षा करना उसका दायित्व है, संविधान के अनुरूप ये शासन व्यवस्था चले, तो क्या गवर्नर वो भी कर देगा? लेकिन मैं देवेंद्र वर्मा जी आपको रोकना चाहता हूं बीच में। कहना क्या चाह रहे हैं हम? क्या इस देश में लोकतंत्र के तहत चुनी हुई सरकारें अपने दायित्व बोध को भूल चुकी हैं? क्या चुनी हुई सरकारों के द्वारा लिए जा रहे फैसलों पर भी अब सवाल रहे और न्यायालय से इतर होकर सवाल रहे? क्या इसकी तरफ हमें पक्षधरता लेनी पड़ेगी? अगर इन राज्यों में जो सरकारें हैं ये अपनी मर्जी से नहीं बनी है, इन प्रदेश की जनता ने अपने मत को व्यक्त किया, उस मत के तहत ये चुने हुए लोग राज्य के संदर्भ में फैसले ले रहे हैं। 5 साल बाद सरकार के संदर्भ में फैसला जनता लेती है, ये फैसले सही थे या गलत थे। पर आप नहीं देख रहे कि अब ये फैसले हर दिन समीक्षा के दायरे में लाए जा रहे हैं। आपने इतनी सहजता से कह दिया कि राज्यपाल के भाषण में अपनी उपलब्धियों का बखान है। क्या ऐसा गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारें ही कर रही हैं? भाजपा शासित जितने राज्य हैं उनमें इस प्रकार की उपलब्धियां शामिल नहीं है। क्या आपको वाकई लग रहा है कि राज्यपाल के पद के संदर्भ में उस गरिमा का पालन किया जा रहा है, उन मान्यताओं का पालन किया जा रहा है जो संविधान निर्माताओं के जहन में थी, जिस भावना के साथ संविधान में राज्यपाल का पद आया था? या उसको लेकर आपको भी कोई संदेह पैदा होता है कि ठीक मंशाओं को ठीक तरीके से अमल में नहीं लाया जा रहा? ये सवाल है। मेरा आशय ये बिल्कुल नहीं है। मैंने बल्कि आरंभ में कि जो राज्यपाल का एड्रेस होता है, गवर्नर का जो अभिभाषण होता है,
वो सरकार की उपलब्धियों और सरकार की नीतियों और सरकार के विधिक कार्यों का दस्तावेज होता है। जी। तो मेरा ये आशय है कि सरकार अपनी उपलब्धियां नहीं बताएगी, सरकार तो अपनी उपलब्धियां बताएगी ही बताएगी। और गवर्नर जो है, गवर्नर का तो ये दायित्व है कि राज्य जो कैबिनेट के द्वारा अनुमोदित गवर्नर एड्रेस है उसको वो पढ़े, चाहे उसको यदि उससे सहमत नहीं है तब भी उसको पढ़ना तो उसके लिए बहुत आवश्यक है। अरे एक और विषय पे बताइए ना, मैं समझना चाहता हूं देवेंद्र वर्मा जी, इस पे तो हम काफी बात कर चुके हैं। ये नाम बदले जाने को लेकर भी राज्यपाल स्टैंड ले रहे हैं, क्या बोलता है देश का संविधान? राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में नाम बदल दो? नहीं है राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में। ये तो कोई भी लेमैन भी होगा वो कहेगा कि गवर्नर को इस टाइप की बातें नहीं करना चाहिए कि वो राज्य का नाम ही बदल दे। राज्य के नाम बदलने की या किसी जगह के नाम बदलने की एक अलग प्रक्रियाएं होती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, ये ऑफिस ऑफ द गवर्नर जो है इसमें विवाद, जैसे कि पहले भी अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने भी कहा और बादल सरोज ने भी कहा कि बहुत आरंभ से, लेकिन आरंभ से जो राज्यपाल इसका दुरुपयोग करते थे वो केवल 355 और 356 और उसमें बम्बई के 355 और 356 में नहीं होता। लेकिन अब आजकल सरकार बनाने में राज्यपाल की भूमिका बहुत अधिक हो गई है। जब से पहले तो एक ही पार्टी की सरकारें सब जगह बनती थी और इसलिए कोई विवाद नहीं होता था। अब तो सरकारें बनाने में सबसे प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारे देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में आप यहां मौजूद हैं। प्रेम प्रकाश जी, थोड़ा समझाने की कोशिश तो कीजिए कि देश को संदेश क्या दे रहे हैं। दिल्ली नगर निगम का चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर चुनाव हार जाती है। महापौर चुनने से ठीक पहले राज्यपाल एल्डरमैन की नियुक्ति कर देते हैं और जब कार्रवाई शुरू होती है तो चाहा जाता है कि पहले एल्डरमैन की शपथ कराई जाए। थोड़ा आप बताएंगे देश को संदेश क्या देना चाहते हैं? क्या आप मानते हैं कि अब बदलाव का समय आ गया है? आपकी पार्टी की ओर से बार बार ये कही जा रही है डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार। क्या आपको नहीं लगता है कि हमें अपनी निर्वाचन व्यवस्था पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है? सीधे देश के स्तर पर चुनाव हो, जो वोट आए हैं उन वोटों के आधार पर ही राज्यों के संदर्भ में भी सरकारों का गठन हो, झंझट ही खत्म हो। वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी आपकी पार्टी करती है, पूरे तरीके से आ जाए। क्यों अलग राज्य के चुनाव, क्यों अलग नगर निगम के चुनाव? देश के संदर्भ में जिसका फैसला हो गया वही राज्य भी संभाल ले, वही शहर भी संभाल ले, वही गांव भी संभाल ले। ठीक नहीं रहेगा प्रेम प्रकाश जी? देखिए, दो तीन बातों का मैं पहले उत्तर देता हूं। पहले तो आपका ये वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये है कि भाई एक देश में एक समय में सारा चुनाव हो। जी। जितनी अपनी सभाएं हैं, लोकसभा, विधानसभा, राज्य की अगर मान लीजिए नगर पालिकाएं हैं, तो एक कोई ऐसा इसके पहले भी ये विचार कि भाई एक इलेक्शन ईयर कर लिया जाए। और इस बात की कहीं जरूरत नहीं है कि हमारी पार्टी इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और लोकतंत्र में पूरा विश्वास करते हुए और लोक मत के आधार पर ही निर्वाचित होती है। जी। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें आई गवर्नरों के, सबके। जी। देखिए, अलग अलग केसेस में अलग अलग आपको बात करनी होगी। जी। सबको इस मामले में नहीं आप कह सकते कि जैसा वर्मा जी ने भी कहा कि गवर्नर की अपनी भूमिका है। अब आप बताइए कि गवर्नरों के बारे में मुख्यमंत्री ये बोले क्या यार, उसके मंत्रिपरिषद के लोग जो है ऊंची ऊंची बातें करें, मंत्री लोग, मुख्यमंत्री मंत्री आंदोलन करने जाएं, घेरने की बात करें, ईंट से ईंट बजाने की बात करें,
फिर कई सरकारों ने क्या किया, चांसलर के पद को खत्म करके बोले कि नहीं हम बनाएंगे। तो आप अपने जब अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हो तो अधिकार सबके पास है। जी देखिए गवर्नर के पास भी 167 में अधिकार है कि सारे चीजों को वो मांग सकता है, प्रशासन संबंधी प्रत्येक जानकारी मांग सकता है, जी। प्रशासन संबंधी मंत्री परिषद के सारे निर्णयों को मांग सकता है। आप उसको देने में देरी करते हो, आप उसमें कर रहे हो। और जहां तक विधेयकों के बारे में कहा गया कि लौटा दो, भाई 2.5 महीने तक जब कोर्ट ने कहा तब हमारे छत्तीसगढ़ में तब तो आपने कुछ नहीं किया। चुनाव आया, आपने ताबड़तोड़ कर दिया। तो इसलिए, और किया क्या, जब 58% को कोर्ट वापस कर दिए तो 76% के लिए क्या होगा। अच्छा, और बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि विधिक सलाहकार जो है वो विधानसभा से बड़ा है। क्या तुलना हो सकती है? सबके विधिक सलाहकार की भी अपनी ड्यूटी है, सबकी अलग है। तो मेरा यही कहना है कि जो गवर्नर पोस्ट है या चुनी हुई सरकार, सबके अपने अपने कर्तव्य हैं, अधिकार हैं। अब जो लोग निर्वाचित सरकार के, बताइए कि इन लोगों ने क्या किया, जो मंत्री जेल में जा रहे हैं, जेल में हैं, उनको आप मंत्री पद से नहीं हटा रहे हो। हम लोगों के समय में याद है 90 में भारतीय जनता पार्टी जब राम जन्मभूमि का आंदोलन होता था तो बोले आप 144 भी कोई मंत्री नहीं तोड़ सकता है। आज तो आप खुलेआम करते हैं, सरेआम कर रहे हैं। तो आप बताइए गवर्नर क्या करेगा? गवर्नर का काम है संविधान की जो उसको रक्षा करने का। अरे एक बार बताइए ना प्रेम प्रकाश जी, जिस गवर्नर से जेल में बैठे हुए मंत्रियों को तो हटाया नहीं जा रहा है और आप बोल रहे हो कि संविधान की रक्षा का काम जो है राज्यपाल का है। थोड़ा हमें समझाइए ना, ये कौन सी रक्षा हो रही है? नहीं तो अरे तो वही तो बोल रहा हूं, वो नहीं हटा सकते ना भाई। अगर हटा सकते होते तो हटा देते, वो अधिकार नहीं है। उनको सरकार हटाने का तो अधिकार संविधान ने दिया है, लेकिन मंत्री हटाने का नहीं दिया है। मंत्री बनाने और नहीं बनाने का अधिकार जो है वो मुख्यमंत्री को दिया है। फिर जाके सरकार को परेशान करने के जितने रास्ते हैं उनका उपयोग करने के लिए हामी है। परेशान करना नहीं, सरकार का ये काम है। देखिए सरकार का भी काम है कि वो संविधान के जो प्रमुख हैं गवर्नर, उनको संवैधानिक तरीके से अपनी बात को कन्विंस करें। कन्विंस करने का काम किसका है? पॉलिटिकली किसको मिला हुआ ये अधिकार है? जी। आप कोर्ट में फेल हो जाते हो, आप गवर्नर को कन्विंस करने में फेल होते हो, तो आपको डिक्टेटरशिप चलाने का है क्या? गवर्नर कोई कलेक्टर एसपी नहीं है कि आप जब चाहो उठा के बदल दो, ये भी नहीं है। सारे मुख्यमंत्रियों के आप उनके भी व्यवहार देखिए, तो आप व्यवहार आप प्रेम प्रकाश जी को ऐसा लगता है कि गवर्नर के साथ गैर भाजपा शासित राज्यों के जो प्रमुख हैं सरकारों के, वो व्यवहार ठीक नहीं रखते हैं। सोनल राजपूत जी क्या कहना है आपका? इत्तेफाक रखते हैं कि आप लोगों से भी उस राज्यपाल की पद की मर्यादा के साथ जो व्यवहार होना चाहिए उसमें खिलवाड़ करते हैं? तो फिर परेशानी आती है तो चीत्कार क्यों करते हैं? जी सोरेन जी। 3-4 बातें हैं हिमांशु जी। प्रेम प्रकाश जी, मैंने कहा ना, हाँ, प्रेम प्रकाश जी सुधी आदमी हैं। सुधी आदमियों के साथ बात करने में अच्छा लगता है। प्रेम प्रकाश जी सिर्फ इतना ही बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के ही व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी के ही गवर्नर सत्यपाल मलिक के साथ भारतीय जनता पार्टी कौन सा व्यवहार कर रही थी अब तक जरा बता दीजिए। उनके गवर्नर पद का समय पूरा होने तक जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया, फिर गोवा का राज्यपाल, पहले बिहार के थे, उसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर गोवा, फिर वो मेघालय जाकर के, और उसके बाद किस किस तरीके का व्यवहार किया जरा भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भी तो बता देना। यू शो मी द फेस, आई विल शो यू द रूल से काम नहीं चलेगा। मैं तो एक ही बात पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि जो प्रश्न आज की डेट में विपक्ष उठा रहा है, हम लोग उठा रहे हैं केंद्र की सरकार के खिलाफ, राज्यपालों की भूमिका के खिलाफ, राज्यपाल एजेंट की तरीके से काम कर रहे हैं, संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं, क्या वो सवाल नए हैं? क्या वो सवाल भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उठाए? प्योर वही सवाल उसी तरीके से आप बताइए मुझे। अगर वो सवाल उस वक्त प्रासंगिक थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो आज जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो उन्हीं चीजों का दुरुपयोग करने का क्या लाइसेंस मिला हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, जिससे वो पीड़ित थी तथाकथित रूप से
क्या उसका लाइसेंस मिला हुआ है? भारतीय जनता पार्टी को लाइसेंस मिल गया है ये कह करके कि साहब कांग्रेस ने 356, कांग्रेस ने ऐसा। अरे भाई, कांग्रेस के किए हुए किसी भी कमी को सही करने के लिए ही तो भारतीय जनता पार्टी को लाया गया था जनता के द्वारा, और जनता ने यह माना था कि साहब जो कमियां कांग्रेस ने अगर करी होंगी उन्हीं कमियों को दूर ये पार्टी करेगी। क्या उन्हीं कमियों को अंगीकार भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया? एक एक करके बात कर लीजिए सारी चीजों की, जिस चीज की भी आप चाहें उस चीज की बात कर लीजिए। बड़ा मौलिक सवाल पैदा कर दिया सुरेंद्र राजपूत जी ने। भाई मान लिया कांग्रेस ने कमियां पैदा की थी, तो भाजपा तो आई इसलिए ना कि इन कमियों को दूर करेगी, इन कमियों को अंगीकार ही नहीं बल्कि उसे और आगे बढ़ाएगी। क्या इसके लिए भाजपा को लाया गया? मुझे जाना है बादल जी के पास में, पर प्रेम प्रकाश जी अगर जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर हो तो। नहीं, मैं दे रहा हूं जी। आपने बहुत स्पष्ट मान लिया राजपूत जी ने कि राजपूत जी ने माना कि भाई वो दूर कर रहे थे। देखिए, सबने कहा पहले 356 में यहां तो सरकार गिरा देते थे, हैं, सरकारें भंग कर देते थे। आज तो सिर्फ अगर गवर्नर, तो आपने नहीं की क्या प्रेम प्रकाश जी? हरीश रावत की सरकार को आपने भी तो घर बिठाने का काम किया था, वो तो कोर्ट ने ही वापस बहाल किया। भूल गए क्या आप? कोर्ट ने ही आपके फैसले को गलत ठहराया। वो तो बना हुआ है, कोर्ट ने जो किया कोर्ट ने किया। नहीं, मेरा ये कहना कि सुधार की सारी जगह गुंजाइशें हैं, और जहां तक राजभवन का सवाल है उनको पूरे संवैधानिक अधिकार हैं और वो काम कर रहे हैं। अगर जब भी कोई अधिकारों की बात करेगा, चाहे वो राजभवन हो चाहे चुनी हुई सरकार का मुखिया हो, तो अधिकार की टकराहट होती है। इसलिए ये राजनीतिक कौशल भी प्रत्येक सरकार के मुखिया में भी आनी चाहिए कि उनको ले। हम लोगों ने भी सरकार चलाई 10 साल, इसी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के द्वारा निर्वाचित राज्य मतलब मनोनीत राज्यपाल थे, तो वो कुशलता भी आनी चाहिए। लेकिन आपकी भी एक राजनीतिक कि नहीं हम जो चाहेंगे करेंगे, तो आखिर राजभवन के पास प्रकाश जी का कहना भाई थोड़ा राजनीतिक कौशल का प्रदर्शन कीजिए, कुछ व्यवहार कुशलता का प्रदर्शन कीजिए। हम भी इसी कुशलता के साथ में केंद्र में विरोधी दल की सरकार होते हुए भी सरकारें चलाकर दिखाएं। मुझे जाना था बादल जी के पास में, पर सुरेंद्र राजपूत जी लगातार बोल रहे थे। जी सुरेंद्र जी, कुछ बात आप कहना चाह रहे हैं? सेकंड का हस्तक्षेप है जी। जी, मैं आपसे दो बातें मैं प्रेम प्रकाश जी से स्पष्ट पूछना चाहता हूं। मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ का ही पूछ लेता हूं। आप बता दीजिए कि विधानसभा में आपने जो विधेयक आरक्षण का है उसका समर्थन किया और आपके राज्यपाल उसको लटका रहे हैं या उसका विरोध कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के पक्ष में है या विरोध में है? बहुत स्पष्ट बता दीजिए। अगर आप आरक्षण के पक्ष में हो तो हां कहो, नहीं हो तो ना कहो। कम से कम राज्यपाल के पीछे शिखंडी की तरीके से भाजपा छुपे तो नहीं, साफ बताइए। साफ बताइए। प्रेम प्रकाश जी ने कहा हाँ बता रहे हैं। जी प्रेम प्रकाश जी बताइए दीजिए। भारतीय जनता पार्टी आज भी आरक्षण के पक्ष में है, कल भी थी और आने वाले समय में भी रहेगी। जहां तक राज्यपाल के उसके संविधान प्रमुख होने के कारण आप 2.5 महीना कोर्ट के आदेश के बाद तो है विधेयक ले आए, तब आपको जल्दी नहीं थी। और राज्यपाल ने अगर कुछ दिन रोक लिया और उस पर वो विभिन्न प्रकार की विधिक सलाह ले रही हैं, तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम ये हो गया। आप इतने संविधान के मानने वाले थे, तो जो विधेयक पारित नहीं हुआ उसके संदर्भ में शासकीय संकल्प ले आके कि 9वीं अनुसूची में भेजा जाए, क्यों किया गया? आपके मंत्री दौड़े दौड़े लेकर के गए। ये कौन सी प्रक्रिया थी? आपको तो विधानसभा सचिवालय के माध्यम से जाना था, लेकिन नहीं, आपका चुनाव था उस समय और 2 दिसंबर को इसलिए आप ले आए और आप उस दृष्टि से कुछ भी नहीं कर पाए। मैं तो बहुत सारी चीजें हैं, तो अगर कोई संविधान प्रमुख है तो उसके संवैधानिक आधार को देखना उसका कर्तव्य है। भारतीय जनता पार्टी कल भी आरक्षण के पक्ष में थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। आगे भी रहेगी। कुल मिलाकर लोग अपने अपने स्तर पर समझें कि कौन किसके पक्ष में है, पर हम अभी राज्यपाल की भूमिका को लेकर सवालों के घेरे के साथ में रखे हुए हैं विषय को। मैं वापस बादल जी के पास चलता हूं। बादल जी, आपने तो राय दी कि इस पद को ही समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन बाकी लोग इस अभिमत के साथ में नहीं है। उन्हें लगता है कि फेडरल सिस्टम के अंतर्गत राज्यपाल का होना जरूरी है,
क्या आप पुनर्विचार करना चाहेंगे अपनी दलील के संदर्भ में? क्या आप नहीं मानते हैं कि भारत राज्यों का समूह भले ही है, लेकिन भारत के संदर्भ में राज्य देश की जगह नहीं ले सकते? राज्य की चुनी हुई सरकारें निरंकुश नहीं हो सकती, उन्हें केंद्र सरकार की मर्यादा के दायरे में रहते हुए ही कार्य करना होगा, और वो उस मर्यादा में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखने का काम राज्यपाल के माध्यम से होता है। क्या कहते हैं? देखिए, जरूरी नहीं है कि बाकी सारी पार्टियां मेरी बात से सहमत हो, लेकिन राज्यपाल के पद को जब तक वो है तब तक जी किस तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इसके बारे में 3 दृष्टांत मैं आपको देना चाहता हूं। जी पहली तो संविधान सभा की बहस, जी उसके बाद जब लगभग 12, 14, 15 साल हो गए हमारी सरकार को चलते हुए और ये आचरण को लेकर एक चिंता पैदा हुई, तो 1969 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बना। जी उस कमीशन ने ये बात साफ साफ कही कि एक अंतरराज्यीय परिषद कायम की जानी चाहिए भारत के संविधान की धारा 263 के तहत, जो इन सारी समस्याओं के बारे में चर्चा करे। मतलब वो राज्यपाल से जो काम आप करवाना चाहते हैं उस काम के लिए उन्होंने इंटर स्टेट काउंसिल की बात की, और उन्होंने एक बहुत मार्के की बात कही, और उन्होंने ये कहा कि राज्यपाल उसी व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जो निष्पक्ष हो और सार्वजनिक जीवन में जिसकी बेदाग छवि हो। उसके बाद चली हमारी 356 की रेल। उस 356 की रेल के बाद 1983 से 88 के बीच में सरकारिया कमीशन, जिसमें अटल जी भी प्रस्तुत हुए थे और जो बीजेपी ने भी एक मांग रखी थी, उसने बहुत साफ बात कही। उन्होंने ये कहा कि राज्यपालों की नियुक्ति के मामले में 3 चीजें मुख्य रूप से होनी चाहिए। नंबर 1, वो एमिनेंट पर्सनैलिटी हो जी। नंबर 2, वो सत्ता पार्टी का सदस्य ना रहा हो जी। और नंबर 3 ये कि जिसकी भी नियुक्ति की जाए उसके बारे में राज्य सरकार से भी सलाह मशविरा और परामर्श किया जाए। एक बात सरकारिया कमीशन ने नहीं कही, क्योंकि वो भारत के संविधान में पहले से लिखी हुई थी, और वो ये कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। इन सारी चीजों को देखते हुए अब हम अवलोकन करते हैं कि क्या इसका उस तरीके से आचरण हुआ। अभी एक नाम आया रमेश बैस जी का, वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता, एक पॉलिटिकल पार्टी के सीनियर लीडर है। कांग्रेस ने भी राजभवनों को राजनीतिक पुनर्वास की जगह बना दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने भी राजभवनों को राजनीतिक पुनर्वास के स्थान के साथ साथ अपने एजेंडे को ले जाने के लिए, जैसा कि यहाँ पे कहा गया कि राज्य सरकारें बनाने का काम आजकल राज्यपाल कर रहे हैं। तो अगर राज्यपाल का पद जब तक है तब तक उसकी गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी दोनों तरफ से है ना। अंग्रेजी में कहावत है ना कि रेस्पेक्ट इज कमांडेड नॉट डिमांडेड। आप अगर एक राज्य में बैठकर अपने आमंत्रण पत्र पे तमिलनाडु की जगह तमिज़गम लिख देंगे, और वो भी तमिलनाडु जैसे सेंसिटिव प्रदेश पे, तो जाहिर सी बात है कि आप उस रेस्पेक्ट को गवा चुके हैं। इसलिए राजभवनों की गरिमा को गिराने में राजभवनों की भी काफी योगदान रही है। मैं केवल याद दिलाना चाहता हूं कि ये ज्यादा गरिमा वरिमा की बात नहीं करनी चाहिए। फखरुद्दीन अली अहमद साहब एक हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति हुए थे, और उनको लेकर जिस तरीके के माहौल बनाए गए थे और ठीक बनाए गए थे, वो माहौल KR नारायणन साहब के लिए भी बनाया गया था, जो कि ठीक नहीं बनाया गया था। तो राष्ट्रपति पद पे हो, ये वो देश है जहां पर आलोचना से परे ईश्वर भी नहीं है। हम ईश्वर की गलती के लिए भी उसकी आलोचना करते हैं, तो राज्यपाल भी नहीं है, वो भी नहीं है। चर्चा इस बात पर होनी चाहिए। प्रेम प्रकाश जी मेरे बहुत आदरणीय है, मैं उनका सम्मान करता आया हूं हमेशा से, कि इस बात पर होनी चाहिए कि राज्यपाल जी की असहमति थी, लेकिन कम से कम राष्ट्रगान के पूरे होने का इंतजार तो उनको करना चाहिए था। जो राज्यपाल राष्ट्रगान तक का सम्मान नहीं कर सकता, चला आता है, वो किस तरीके की गरिमा में आचरण की बात करता है। और मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि ये हो क्या रहा है, किन किन लोगों को अपॉइंटमेंट अभी किया जा रहा है। मतलब एक अजीब सी बात हो गई है, और मुझे लगता है कि मौजूदा समस्या का एक बुनियादी कारण है। हम अभी रूप पे बात कर रहे हैं, कंटेंट पे, सार पे बात नहीं कर रहे हैं। और सार ये है कि भारत एक राज्यों का गणराज्य है, भारत एक संघीय गणराज्य है, इसमें संघ का विश्वास नहीं है, और वो इसीलिए इसको बहुत ही एक रूपीकृत करना चाहते हैं, जो हमारे संविधान निर्माताओं के हिसाब से और भारत की बनावट से ठीक है। संवैधानिक पदों की गरिमा गिराने का काम चल रहा है। तो भारत सरोज जी को लग रहा है कि देश के संदर्भ में जो सांगठनिक स्वरूप बना वो खतरे में आ रहा है।
राज्यपालों की भूमिका उसे खतरे में डाल रही है। देवेंद्र वर्मा जी शुरुआत में असहमत थे बादल सरोज जी के निष्कर्षों से। इस निष्कर्ष के संदर्भ में देवेंद्र वर्मा जी कहां है? देखिए, गवर्नर का पद समाप्त हो ऐसा गवर्नर का पद तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गवर्नर के पद के माध्यम से ये देश एक सूत्र में रहता है और ये भी आवश्यक है कि प्रत्येक राज्य की केंद्र के प्रति निष्ठा हो, चाहे दलीय को एक देश के रूप में रखने के लिए वहां पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी मानसिकता होनी चाहिए कि वो अलग न जाए। नहीं तो जैसे कुछ वर्षों पूर्व हमने देखा है हमारे देश में ही कि कुछ राज्य अलग जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये राज्यपाल का पद जो बहुत महत्वपूर्ण है, राज्यपाल के जो अधिकार हैं, मैं ये कहता हूं कि अलग अलग इशू, अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर, अलग अलग बिंदुओं के ऊपर राज्यपालों की भूमिका अलग अलग रही है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि एक इसको सामूहिक तौर पर ये नहीं कह सकते कि अब राज्यपाल के पद की आवश्यकता नहीं है। उन कमियों को जरूर दूर किया जा सकता है। उसके संबंध में जैसे कि मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं देवेंद्र वर्मा जी, मेरे पास समय सीमित है। क्या आपको नहीं लगता है कि राज्यपालों को खासतौर पर उन प्रदेशों में जहां पर वह केंद्र से विपरीत दलों की सरकारों के साथ काम कर रहे हैं राज्य के स्तर पर, उन्हें अतिरिक्त सचेत और संवेदनशील व्यवहार करने की जरूरत है, ताकि इस प्रकार का वातावरण ना बने कि कहीं ना कहीं चूंकि उस प्रदेश में केंद्र सरकार के दल की सरकार नहीं है इसलिए ऐसा व्यवहार हो रहा है? क्या इसकी जरूरत आप महसूस नहीं करते? सीधा सवाल। देखिए, ऐसा है कि राज्यपाल तो अपने विवेक के हिसाब से वैसा ही व्यवहार करते जैसा उनको करना चाहिए, लेकिन ये तो रेसिप्रोकल होता है। यदि किसी राज्यपाल के संबंध में उसके अधिकारों को कर्टेल, जैसे कि केरला में हुआ या तमिलनाडु में हुआ या दूसरे, कि उनको उनको चांसलर के पद से हटाने का बिल आ गया और अब आप सोचें कि वो बिल के ऊपर उसी समय दस्तखत करके और भेज दें, ऐसा संभव नहीं है। और ये भी संभव नहीं है कि प्रत्येक बिल के ऊपर राज्यपाल तत्काल सहमति दें। निश्चित तौर पर राज्यपाल को और ये संभव है कि 13 के 13 कुलपतियों को एक मुश्त हटाने का निर्देश जो है राज्यपाल दे दे, उसे आप विधि सम्मत करार देंगे, उसको आप जायज ठहरा देंगे देवेंद्र वर्मा जी? देखिए, जायज ठहराना या नहीं ठहराना ये बात अलग है। किन परिस्थितियों में 13 के 13 कुलपतियों को अलग किया, क्या वो गवर्नर के सहमति से नहीं, उनके द्वारा नियुक्त नहीं किए गए थे क्या? ये भी सारे बिंदु उसके ऊपर देखना होंगे, तभी कहा जा सकता है कि सही था कि गलत था। वर्मा जी, आप इस प्रदेश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, तमाम राज्यों के संचालन को देखते हैं, सार्वजनिक जीवन आपका भी कम नहीं रहा है। मेरा सीधा सवाल है, एक राज्य का राज्यपाल राज्य में मौजूद 13 कुलपतियों का एक मुश्त इस्तीफा तलब कर ले, क्या आप मानते हैं ये एक जायज कदम है? क्या आप मानते हैं कि इसमें दलीय आधार पर कोई चीज आपको दिखाई नहीं दे रही है? जो कुछ भी हो रहा है वो एकदम ठीक हो रहा है? सीधा सवाल है। आर्य मोहम्मद खान ने फरमान जारी किया था। तो जो विश्वविद्यालय है, ये कोई दलीय आधार के ऊपर यहाँ पर चांसलर नियुक्त नहीं होते। यहाँ पर तो जो वाइस चांसलर नियुक्त होते हैं वो उनकी शैक्षणिक योग्यता और उसके आधार पर होते हैं। और गवर्नर के पास में ये अधिकार है कि वो वाइस चांसलर को परिवर्तित कर सकते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि उन्होंने कई अधिकार से पार तो नहीं गए ना। चांसलर को, वाइस चांसलर को नियुक्त करना और हटाने का अधिकार तो गवर्नर के ही पास है। तो निश्चित तौर पर उन्होंने वो किया। अब उसके प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ेंगे कि वो आखिर वो क्या कारण रहे होंगे जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान भी बहुत लिटरेरी और बहुत ख्यातिनाम राजनीतिज्ञ रहे हैं और गवर्नर के पद के ऊपर है, इसलिए मैं नहीं समझता कि वो कोई ऐसा काम करेंगे जिससे उनकी बाद में आलोचना होगी। तो कुल मिलाकर हम बातचीत के मर्म में पहुंचे तो इतना स्पष्ट तौर पर समझ में आ रहा है कि देश में इस समय राज्यपाल के पद को लेकर टकराव की स्थिति है और टकराव की स्थिति अब राज्यों में मौजूद वो सरकारें जो केंद्र से विपरीत दलों की हैं, उनकी मनमानी के चलते है या केंद्र की इस नाराजगी के चलते कि वहां पर हमारे दल की सरकार नहीं है, इसके संदर्भ में वातावरण निर्मित हो रहा है। इस वातावरण को बदले जाने की जरूरत है। यह अपने आप में विचार का विषय होना चाहिए कि क्या किसी राज्यपाल के द्वारा मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित अभिभाषण के साथ छेड़छाड़ की जानी चाहिए? क्या इसके संदर्भ में स्वतंत्रता है या नहीं है? अगर नए सिरे से राज्यपाल के अधिकार और कर्तव्यों को परिभाषित करने की जरूरत है तो उस पर काम होना चाहिए।
पर कुल मिलाकर देश में ऐसे जिम्मेदार और सम्मानजनक पद को भी विवाद का हिस्सा बन जाना पड़े, इससे देश को बचना चाहिए। क्या जिम्मेदार लोग और जिम्मेदार राजनीतिक दल अपनी इस जिम्मेदारी को समझ पाएंगे, इस पर अभी हमें संशय लगता है। देखिए आने वाले समय में इसका क्या उत्तर हमें देखने को मिलता है। पर इतना तय है कि पिछले कुछ समय में राज्यपाल के पद को लेकर जिस गरिमामय व्यवहार की अपेक्षा समाज को रही है, कहीं ना कहीं उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है और इसके लिए वो तमाम राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं जिनके साथ हमारी उम्मीदें जुड़ी रहती हैं। क्या दलों को इस बात का एहसास है? ये भी विचार का विषय। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा शेर ये कहता है कि नाम इसका आमरियत हो कि हो जमहूरियत, नाम इसका आमरियत हो कि हो जमहूरियत, मुज़लिक फिर अनवयत मनसत से तब थी अब भी है। मुर्तजा बरतास के द्वारा जो ये बात कही गई है, इस पर विचार कीजिए और मुझे याद दीजिए। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए साथ बढ़ो।